एकेडमी की जोन। आज का हम लोग का टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये उसका सेकंड सेक्शन है। तो ये सेक्शन हम लोग 2 वीडियोस में पढ़ेंगे। एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और दूसरे वाले में हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेपोलियन और नेपोलियनिक कोड के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाता और आपके लिए समझने में भी थोड़ी परेशानी होती। तो फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसके लिए हम लोग बार बार थोड़े फ्लैशबैक में जाएंगे क्योंकि क्लास 9 में हम लोगों ने एक फुल फ्लेज जो है एक चैप्टर था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका याद जरूर होगा, ठीक है। और जब ये पढ़ेंगे तो हम लोग बार बार उसको रिकॉल करेंगे सो दैट कि इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है कि नेशनलिज्म केम इन फ्रांस विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसी के साथ साथ जो है फ्रांस में नेशनलिज्म का भी राइज हुआ। दैट मीन्स कि उससे पहले जो वहां मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, जो लुइस 16 जो है जो मोनार्क थे, और जब रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो लोगों को नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर जो है नेशन के तरफ जो है वो झुकाव हो, लेकिन एक ये नेशनलिज्म है क्या ये लोगों को नहीं मालूम था। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसके थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो है फीलिंग वो राइज हुई। और साथ ही साथ जब तक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक वहां एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और उसके बाद जो है डिफरेंट गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले कि सबसे पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लुइस 16 जो है मोनार्क थे वहां के। उसके बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में जो है वो कन्वर्ट हुआ, उसके बाद से जो है रिपब्लिकन, देन जैकोबिन क्लब, डायरेक्टरी, तो बारी बारी से आप देखेंगे। और फिर जो नेपोलियन जो एक डिक्टेटर था उसको मोनार्क कह लीजिए, तो वो अपने हाथ में किस तरह से पावर ले लिए। ये जो है फ्रांस के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बार बार चेंज होती गई। स्टेबिलिटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ जो ये चेंजेस हो रही थी फ्रांस में उसका पूरा यूरोप में, नॉट ओनली इन यूरोप, इन होल ऑफ द वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है क्योंकि उससे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो राइज हुई है। नेशन स्टेट के फॉर्मेशन जो है वो वहीं से जो है स्टार्ट हो गए थे। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी, एंड दैट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो चेंजेस आ रहे थे, जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आ रहे थे, वो उसके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करी थी। जैसे मोनार्की थी, फिर सोवरेन हुआ, और जो पावर है वो सिटीजन्स के हाथ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो चेंजेस है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब जो है जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो चेंजेस लाना चाह रहे थे फ्रांस में, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स अपनाए और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की। तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है क्या? तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में बहुत सारी इंडिया में डाइवर्सिटी तो है ही है, डिफरेंट रीजन है, रिलीजन है, कास्ट है, कम्युनिटी है, लैंग्वेज है, लेकिन जो एक चीज जो है हम लोगों को सबको एक बनाती है वो है वी ऑल आर इंडियन। कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ चीजों से एक दूसरे से जुड़े हैं जो हम लोगों को एक बनाता है। अगर हम लोग कहीं ना कहीं जो है, अगर मान लीजिए हम लोग फॉरेन में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप जब इंडियन से मिलेंगे तो आपको वो अपना सा लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग कलेक्टिव, हम लोगों की आइडेंटिटी जो है हम लोगों की सेम है। तो इसी आइडेंटिटी, इसी कलेक्टिव आइडेंटिटी को राइज करने की कोशिश कर रहे थे कौन? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, ये उस आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहे थे। तो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है कि ये एक्चुअली किया कैसे जा रहा था। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं और आपके ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी बनेगा, जो वो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट डेफिनेटली इस पॉइंट वाइज जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो आपका एक फॉर्म ऑफ आंसर ही होगा, ठीक है। तो पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेजर्स जो है रिवॉल्यूशनरीज ले रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया ऑफ लैपेट्री, द फादरलैंड एंड द सिटोयन, द सिटीजन्स। दैट मीन्स कि एक आइडिया लेके आए थे अबाउट द फादरलैंड, दैट मीन्स जो कंट्री की बात हो रही है, और कंट्री के सिटीजन्स की बात हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक लोगों को इक्वल
इक्वल राइट्स दिए गए थे। अगर उससे पहले की बात करें, ओल्ड रिजीम की हम लोग बात कर लेते हैं फ्रांस में, तो बिफोर 1789 जब तक ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो ये आपको याद होगा कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, और जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास थे सारे प्रिविलेजेस उन्हीं के लिए थे, बाकी जो थर्ड स्टेट के लोग जो थे उनको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थी। दैट मींस कि देयर वर नो इक्वल राइट्स, कोई बराबर का अधिकार नहीं था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ, वहां कहीं ना कहीं लोगों को जो है इक्वल राइट्स मिलने शुरू हो गए थे। तो जब हम लोगों को लगेगा, जब हम लोग इंडिया में भी रहते हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि जो राइट्स है वो सबके लिए है, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है, कोई इसमें रिच और पुअर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब एक दूसरे से जुड़ते हैं और हम लोग ऐसा फील होता है कि जैसे हम लोग सब एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि अधिकार सबको एक मिले हुए हैं। इन अ सेम वे जो रिवॉल्यूशनरीज विद द हेल्प ऑफ दिस, वो इस आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहे थे कि लोग खुद को आइसोलेट ना समझे, कोई खुद को अलग ना समझे। इसके लिए वो जो इक्वल राइट्स जो है और फादरलैंड और सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज चूजन। डेफिनेटली किसी भी कंट्री के लिए उसका फ्लैग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम लोग जो है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में जो है फ्लैग जो है अनफोल्ड करते हैं, होस्ट करते हैं, तो उस समय जो है, या फिर अब अलग से भी जब अपने नेशनल फ्लैग्स को देखते हैं, नेशनल फ्लैग को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट फीलिंग, एक पेट्रियोटिक फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है कि यस, एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू फील प्राउड कि यस, दिस इज आवर फ्लैग, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ आवर इंडिया। इन अ सेम वे फ्रांस जो रिवॉल्यूशनरीज थे, वो लोग भी जो है फ्रांस के लिए एक फ्लैग जो है वो चूज कर रहे थे, ताकि लोग जो है खुद को उस फ्लैग के थ्रू जो है रिलेट कर पाए। क्योंकि उससे पहले जो भी फ्लैग था, दैट वाज ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड। दैट मीन्स की जो मोनार्की थे उनके भी अपने फ्लैग रहे होंगे, लेकिन वो लोगों को एक तरह से लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो एक डिस्पोटिक गवर्नमेंट थी, अनलिमिटेड पावर थी, उनके पास कुछ भी कर रहे थे, दे आर नॉट सिटीजन्स के लिए जो है वो इक्वल राइट्स का काम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ न्यू चूजन फ्रेंच फ्लैग, जो ट्राई कलर उसमें यूज होता है, आप कौन सा ट्राई कलर है प्लीज आप जरूर से उसे चेक कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि वो कौन सा कलर है जो फ्रांस में जो ट्राई कलर्स है वो कौन कौन है। तो वो रॉयल स्टैंडर्ड के जो भी फॉर्मर, जो भी पहले फ्लैग चल रहे थे, वो उसे हटाकर एक न्यू फ्रांस का फ्लैग चूज किया गया। Next is formation of National Assembly elected by the body of active citizens। अगर आपको याद होगा तो नेशनल असेंबली जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद से जो वॉकआउट कर गए थे, और उन्होंने खुद को जो वॉकआउट कर गए थे और अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली स्टैब्लिश कर ली थी, जिसके लीडर उस समय मीराबियो अनाबिसीज थे। तो आई थिंक आपको थोड़ा रिकॉल तो हुआ ही होगा, ठीक है। तो वहां पर नेशनल असेंबली जो है वो फॉर्म हुई, और लोगों को वो इलेक्शन जो है वो स्टार्ट किया गया। और एक्टिव सिटीजन डेफिनेटली उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक इनिशिएट किया गया कि अपने गवर्नमेंट को लोग खुद से चूज कर सके। ऑब्वियसली वो पैसिव सिटीजन नहीं चूज कर सकते थे, एक्टिव सिटीजन ही चूज कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनिशिएट तो किया गया, ठीक है। तो दिस इज दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड ओथ टेकन एंड मर्थियस कॉमेमोरेटेड। दैट मीन्स कि किसी भी कंट्री को जोड़ने के लिए, जैसे हम लोगों के भी बहुत सारे देशभक्ति गीत होती है, ठीक है, उससे हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ लोग जो है ऐसे ऐसे हाइम्स जो है वो लिख रहे थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिख रहे थे, और ओथ लिए जा रहे थे कि किस तरह से जो है अपने फ्रांस को जो है एक आइडेंटिटी देनी है, एक नेशन स्टेट का आइडेंटिटी देना है, और किस तरह से जो है उसे जो डिस्पोटिक गवर्नमेंट है उससे इसे बाहर निकालना है, और जो भी शहीद हुए हैं उसको किस तरह से जो है जो शहीद होते हैं उनकी स्टोरीज को जो है, उनकी वीर गाथा जो है सुनाई जाती है, जिससे एक तरह से लोगों को पावर मिलता है कि हाँ अपने, और पेट्रियोटिक फीलिंग भी क्रिएट होती है कि यस इतने लोग जो है जो शहीद हुए अपने कंट्री को लेके, तो क्यों ना हम लोग भी ऐसे हों। तो ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग जो है वो कनेक्ट करती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरीज जो है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। देयर आर सम मोर पॉइंट्स।
सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जो है फ्रांस में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। इससे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज नहीं था, अलग अलग जगह में अलग अलग सिस्टम चल रहा था। ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन एंड अकॉर्डिंग टू दिस अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुधार आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है यूनिफॉर्म लॉज, सबके लिए जो है इक्वल कानून हो। तो यहाँ इक्वल कानून जो है सबके लिए लाया गया, जितने लोग थे, अब कोई बड़ा या छोटा, कोई अपर क्लास लोअर क्लास नहीं था, सब लोग जो है वो बराबर थे, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वे एंड मेजर्स। दैट मीन्स कि इससे पहले कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1789 की पहले या फिर जो यहाँ जो आपको पॉइंट्स मिले हैं कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वे, जो वेट का या मेजरमेंट का जो है मेजरमेंट की यूनिट में जो है यूनिफॉर्मिटी लाई गई। तो इससे पहले क्या यूनिफॉर्मिटी नहीं थी? नो, इससे पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। हर जगह में वेट जो होते थे, वजन जो होते थे वो डिफरेंट होते थे, जिसकी वजह से जो लोगों को भी परेशानी होती थी, ट्रेडर्स को भी परेशानी होती थी। और ये कहीं ना कहीं से अब एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री में यहाँ पर जो है सिस्टम अलग है और दूसरे एरिया में सिस्टम अलग है, तो ये तो कहीं से सही नहीं था। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर वेट और मेजर जो है वो इक्वल किए गए, यूनिफॉर्म किए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबलिश, और जितने भी जो टैक्स जो है लोग पे किया करते थे इंटरनल विद इन देयर ओन कंट्री, जो वहां जो है विद इन देयर ओन कंट्री से बहुत सारे टैक्स जो है उन्हें पे करने पड़ते थे, और ड्यूज भी थे, बहुत सारे पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनके जो ड्यूज थे इन सबको जो है एबलिश कर दिया गया और नए तरीके से जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो है फ्रांस आगे बढ़ रहा था। ठीक है, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ नेशन, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। डेफिनेटली हम लोगों को अपना लैंग्वेज जो है खुद की कंट्री से बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो वो क्या लैंग्वेज बोलती है? हिंदी बोलती है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदी जो है हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और हम लोग एक सब कोई जो है एक मानते हैं खुद को। तो इन फ्रांस पहले क्या था, फ्रांस में बिफोर द रिवॉल्यूशन रीजनल डियालेक्ट्स, दैट मीन्स रीजनल लैंग्वेजेस चलते थे, अलग अलग जगह अलग अलग बोलियां चलती थी। लेकिन अब जो है वहां पर एक जो है फ्रेंच लैंग्वेज को जो है वो उनको इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा और उसको एक नेशन लैंग्वेज के रूप में रखा जाने लगा। दैट मीन्स कि अब फ्रेंच जो जानेंगे वो अपने आप को कम से कम ये कनेक्टेड फील करेंगे कि यस वी ऑल आर कनेक्टेड एंड वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस 7 पॉइंट्स, यहाँ 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस 7 पॉइंट्स ये क्लियर हो गया कि हाउ द रिवॉल्यूशनर्स ट्राइड टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इसके लिए जो क्वेश्चन होंगे वो आपका ये होगा, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। दैट मीन्स कि फ्रेंच जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए ताकि लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट हो जाए। तो दीज आर द स्टेप्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर जो है प्रिपेयर करनी है। तो हियर इज द हाईलाइटेड टॉपिक जो है, और इसको आप हेडिंग बना के आप इसे डिस्क्राइब कर देंगे तो आपका बहुत ही परफेक्ट आंसर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना। हियर इज ऑल्सो रिटन समथिंग द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रांस टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। अब जो है ये रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो तो अपने कंट्री के लिए काम कर ही रहे थे, लेकिन क्या वो सिर्फ अपने कंट्री के लिए काम करके चुप बैठ गए? नहीं। अब ये जो फ्रेंच थे उनका मानना था कि अब सिर्फ अपनी कंट्री को लिबरेट नहीं करना है, अपने कंट्री को जो है आजाद नहीं कराना है, अब पूरे यूरोप को वो लोग अपना एक मिशन समझ रहे थे, अपनी एक लायबिलिटी समझ रहे थे, अपनी जिम्मेवारी समझ रहे थे कि अब पूरे यूरोप में जो डिस्पोटिक गवर्नमेंट है, तो डिस्पोटिक गवर्नमेंट मीन्स क्या, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो चल रही है, जो अनलिमिटेड पावर, जो जिस तरह से वो लोग रूल करते हैं, तो वो एंड अप करना चाह रहे थे कि जिस तरह से फ्रांस में वो एंड अप हुआ है वो पूरे यूरोप में, यूरोप के जितने भी कंट्रीज है उसमें एंड अप हो जाना चाहिए। और ये मिशन कौन लेके चलेगा? तो ये मिशन लेके चलेंगे फ्रांस के लोग। ठीक है, तो इस चीज पे किस तरह से काम किया गया, अब फ्रांस में क्या, यूरोप में क्या वाकई में जो है एंड ऑफ डिस्पोटिज्म हो गया, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एंड हो गया, ये हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।